हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे पार्ट 2 सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि इसका पार्ट 1 में कल डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसी सीक्वेंस में मैं आगे चल रहा हूँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, यानी कि यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुपरमेसी का। देखिए, चलो देखते हैं। जो डॉक्ट्राइन है किसकी, सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये एसोसिएटेड है किसके साथ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। लेकिन जो जुडिशियल सुपरमेसी का प्रिंसिपल है ना, ये किसके साथ एसोसिएटेड, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है ब्रिटिश से। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्कोप है ना जुडिशियल रिव्यू का, वो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे कम है। ठीक है, यानी कि यूएस के अंदर अगर हम बात करते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा रोल है। इंडिया में वो चीज़ें कम है। क्यों है, चलो देखते हैं। अमेरिका में क्या होता है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ओके, 1 मिनट में आपको भी बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो कोर्ट होता है वहाँ का, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास पावर होती है कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई भी लॉ है जो मतलब बीइंग ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, अब अगर वो किसी भी टाइम पे इंस्टेंटली उसको क्या कर लेते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर क्या होता है, जो पर्सन की लिबर्टी होती है ना, उसकी पर्सनल लाइफ, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उससे वो राइट डिप्राइव कर लिए जाते हैं बिना किसी रीजनेबल के, बिना किसी फेयरनेस के। मतलब ऐसे कुछ भी, सपोज कीजिए कोई क्रिमिनल है ना, मान लीजिए, क्रिमिनल छोड़िए, जैसे अब इंडिया के अंदर क्या है, चलो अभी बताता हूँ उसको। अब इंडिया में क्या है, देखिए, किसी भी पर्सन को आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबल्ड बाय लॉ। इसमें क्या होता है कि जो कानून होगा उसके मतलब एक प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा, और अगर हाँ, अगर वो गिल्टी है तो गिल्टी पाया जाएगा, और अगर कुछ ऐसा है तो उसके जो मतलब राइट है ना, उसको हम प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को। ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका में। क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है। किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो पर्सनल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्राइव हो जाती है। ओके। ओके, अब यहाँ पे तो पता लगा आपको इसमें क्या है, इंडिया के अंदर क्या है हमारे यहाँ पे आर्टिकल 21 है। अब जब आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये क्या है आपका जुडिशियल जो रिव्यू है, इसकी पावर का जो स्कोप है इंडिया के अंदर वो थोड़ा कम है अमेरिका के कंपेयर में। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब जो हमारे फ्रेमर थे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर सिंथेसिस किया बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी और ये अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशरी। दोनों को एनालाइज करने के बाद फिर यहाँ से दोनों जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि ठीक है, आपको पावर है कि आप किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि तो रिवर्स हो गया है। यहाँ तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसको पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन दूसरे हैंड में क्या होता है कि पार्लियामेंट को क्या रखा है कि आप किसी भी मेजर पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे लगता है पार्लियामेंट को कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो ये क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा हद कर दी है, एक लार्ज एक्सटेंट तक ये गए हैं, तो फिर ये एनालाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को कि हाँ, अगर ये कहीं चीज़ें गलत हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, उन चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? ओके। ओके, 1 मिनट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र होकर अपने अपने अलग अलग काम करती हैं। तो कैसे करती हैं, देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो टॉप मोस्ट बॉडी है यहाँ पे जुडिशल की, वो कौन सी है आपकी, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एक टॉप बॉडी है किसके, जुडिशियल सिस्टम को मतलब जो रिप्रेजेंट करती है। इसके नीचे क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, और उसके नीचे क्या होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे वहाँ पे हायरकी होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, जैसे कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और उसके नीचे जितने भी छोटे कोर्ट होते हैं वो सब वहाँ पे आते हैं। लेकिन सिस्टम क्या है यहाँ पे, इन जितने भी कोर्ट्स हैं इनका एक सिर्फ एक सिंगल सिस्टम है, सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, काम जो करते हैं वो एक ही प्रोसेस में करते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, देखिए, अगर सेंट्रल लेवल पे है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं आप फेडरल लॉज, तो वहाँ पे क्या होते हैं, फेडरल जुडिशरी काम करती है। और अगर स्टेट लॉ होते हैं तो वहाँ पे कौन इम्प्लीमेंट करता है उनको, स्टेट जुडिशरी करता है। यानी कि वहाँ पे सेंट्रल अलग काम करता है, सेंट्रल का कोर्ट, और स्टेट का अलग करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में देखो काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन पावर का जो कंसेप्ट है वो एक ही होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये क्या है, फेडरल कोर्ट है। ओके, फेडरल कोर्ट। और अच्छा, फेडरल क्या होते हैं और यूनिटरी क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे उनको डिस्कस करूँ तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और जो आज यहाँ पढ़ाना है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इन केस अगर आपने वो लेक्चर मिस किया तो आप जाइए उसको देखिए। ओके। अब अच्छा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैसा है यहाँ पे, फेडरल कोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है।
सपोज कीजिए हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं। अच्छा फंडामेंटल राइट क्या है, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, उनका गारंटर होता है, ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट क्या हो वायलेट ना हो जाए उसके लिए गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी देखभाल रखते हैं। ओके, यानी कि किसी व्यक्ति के कोई फंडामेंटल राइट क्या है वो वायलेट हो जाते हैं तो जा सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों का गारंटर है। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे, गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो संविधान हमें मिला हुआ है इसकी कोई देखभाल भी करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी प्रोविजन है जिससे कि क्या है, अब देखिए ये चीज़ें तो पता लगे कि फेडरल कोर्ट है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे इसकी यू कैन से इंश्योर की जाए। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ जज, जो जज होते हैं इनका टेन्योर जो है उसको सिक्योर किया गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, फिक्स सर्विस कंडीशन है जज की। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा आर्टिकल 267 के अंदर क्या है, दो तरह के फंड होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा होता है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी को आप क्या बोल सकते हैं, इमरजेंसी फंड भी होता है एक तरह का। जैसे सपोज कीजिए कोविड-19 की सिचुएशन है, किसी को पता थोड़ी था यहाँ पे कि हाँ ऐसी चीज़ें होने वाली है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें थी, तो उसके लिए जितना फंड आता है वो वहीं से आता है। ओके, और ये होता है कंसोलिडेटेड फंड, इसके अंदर जितनी भी सैलरी वगैरह आती है जज की, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी यहाँ पे ऑफिसर होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, उनकी जो भी सैलरी वगैरह आती है वो यहीं से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा यहीं से क्यों आती है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू होता है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा जाता है वो सब यहीं पे इकट्ठा होता है। अब जब यहीं पे इकट्ठा होता है तो पैसे भी यहीं से आएंगे, तो सैलरी भी उनकी यहीं से आती है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो यहाँ पे कोर्ट है, इसकी जो इंटीग्रिटी है, जुडिशरी की इंटीग्रिटी, इसको मेंटेन रखने के लिए, इसके इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कस ऑन द कंडक्ट ऑफ द जज इन द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई जज ने कोई यहाँ पे डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, कहाँ पे, लेजिस्लेचर, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में। प्रैक्टिस को बैन किया है आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद अगर सपोज कीजिए कोई जज है इमिनेंट और वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद वो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं उनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है पैसे दे करके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, उनकी प्रैक्टिस को बैन कर दिया है। रिटायरमेंट से पहले पहले आप कर सकते हैं जो भी करना है आपको गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उसके बाद क्या है आप बिल्कुल नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट वेस्टेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के को कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि मतलब नियम की अवहेलना करना। सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी को बताता है कि आप ऐसा ना कीजिए, वैसा ना कीजिए, कोई भी चीज़ें हैं, और वो बंदा उसको बार बार वायलेट करता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर चलता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जो आजकल इस टाइम मिस्टर अजय भूषण पांडे साहब के ऊपर भी चल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है, जुडिशरी अलग काम करती है, तो यहाँ पे भी हमें सेपरेशन मिलता है। अच्छा फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी को बराबरी है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी रिलीजियस क्यों ना हो, यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी है सबको इक्वल मिलेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक आती है, पता होना चाहिए आपको। दूसरा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम है आपको, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आर्टिकल 19 टू 22। हाँ कुछ भी करने इन द सेंस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आम जन जो है या कोई और जो है यहाँ पे वो प्रॉब्लम में ना है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई एक्सप्लॉयट कर रखा है, यानी कि आपको कोई एक्सप्लॉयट कर रखा है, कोई परेशान कर रखा है, या आपका कहीं पे शोषण बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो आर्टिकल 23-24 आपके लिए है। अच्छा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं नो मैटर, और इंडिया में वो चीज़ें होती भी हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, तो आर्टिकल 25 से 25(8) तक वो चीज़ें इंश्योर करती हैं यहाँ पे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आपको राइट है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई इंस्टीट्यूट है तो इसमें हिंदूज बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम बच्चे भी, क्रिश्चियन बच्चे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आर्टिकल इन चीज़ों को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों को प्रमोट करता है कि आप कल्चरल और एजुकेशनल राइट आप बना अपने मेंटेन रखेंगे, आर्टिकल 29 से 30 तक। ओके, और राइट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो आर्टिकल 23 है, सॉरी आर्टिकल 32, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। क्यों कहा है, इसको देखते हैं। अच्छा ये जो जितने फंडामेंटल राइट है ना, ये प्रमोट करते हैं किसकी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ओके, अब ये क्या है, जो ये क्या है फंडामेंटल राइट, ये ऑपरेट करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। क्यों, क्योंकि कहीं कल के दिन ऐसा लॉ ना बना दे जिससे कि आम जन जो है उनके राइट्स जो होते हैं वायलेट हो जाए, तो इसीलिए उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, लिमिटेशंस को रखने के लिए ये क्या काम करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, एक तरह के लिमिटेशन वहाँ पे रखते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, यानी कि अगर आपका कोई
यानी कि आपका कोई फंडामेंटल राइट क्या है वो वायलेट हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ये जस्टिसेबल है। ओके, और ये क्या है यहाँ पे, द अग्राइव पर्सन कैन, हाँ बिल्कुल सही बात है, मान लो किसी के राइट जो है वायलेट हो रखे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहाँ पे 5 तरह की रिट होती हैं, ठीक है, हिबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोरी, कोवेरेंटो। अब इनको क्या कर सकते हैं, वो इन 5 रिट्स में से मतलब अपने राइट को रिस्टोर करने के लिए किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या क्या होती हैं रिट्स वगैरह, इन द नेक्स्ट लेक्चर ये सब चीज़ें मैं 1 to 1 क्लियर कराऊंगा। ओके ओके, फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट नहीं, ये नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट मिल गया तो बहुत कुछ आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल होते हैं, इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, और वो क्या है, रीजनेबल। रीजनेबल तो किसी को पता ही नहीं होता है। देखिए आगे बात करते हैं, और ना ही इतने सैक्रोसेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको कभी कर्टेल ही नहीं किया जाए या रिपील ना किया जाए। पार्लियामेंट इनको कर सकती है थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है जी। और ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। सिर्फ आपका आर्टिकल 20 और 21, यानी कि आपकी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ आपके मेंटेन रहेंगे, ठीक है, यानी कि आप घर रहें बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आपके जितने भी राइट हैं वो सब उस टाइम क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है वो क्या किए जाते हैं, उस टाइम एबॉलिश किए जाते हैं, उस टाइम रिपील कर दिए जाते हैं, सस्पेंडेड किए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत नोवेल फीचर है। इसको कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है जी। और 4 तरह की चीज़ों पे इन मतलब 3 तरह की चीज़ों में इनको क्लासिफाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इनको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताते चलूँगा आपको। और ये जो है ना जो DPSP हैं हमारे, ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर स्टेट को लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है, यानी कि स्टेट जो है एक अच्छा बनाए उसके लिए यहाँ पे इन चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। और आगे क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, उनको जस्टिसेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो कोई वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DPSP क्या है, ये नॉन जस्टिकेबल है। लेकिन अगर आपको एक स्टेट के अंदर अच्छी चीज़ें बनानी है, अच्छे लॉ बनाने हैं, तो उसके लिए आप मोरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर कि हाँ ये चीज़ें उनको वहाँ पे रखनी पड़ेंगी। ओके, यानी कि DPSP प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। एक केस था यहाँ पे मिनरेगा मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखता है दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में बैलेंस मेंटेन रखता है। ओके, अब यहाँ पे है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। देखिए जो हमारा 1949 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, है ना, उसके अंदर उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ, इनको ऐड किया गया है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी 1975 से 77 तक चली, तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था वहाँ पे, ठीक है, ये वही एक्ट है जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए थे उस टाइम पे। तो देखिए उसमें क्या हुआ, इसको रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ये पता होना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कब हुआ था आपका, 1976 में। इसके रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी की है, ठीक है। तो इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का, जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। अच्छा, अब ऐड हो गए तो इनको कहाँ रखा गया था, इनको रखा गया था पार्ट 4 के ए में, और आर्टिकल 51A, इसके अंदर क्या था, 11 ड्यूटीज हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, ये सिटीजन के लिए हैं, समझ रहे हैं आप, भाई फंडामेंटल राइट मिल गए हमें, DPSP मिल गए, आपको जो ड्यूटी किसकी बनती है, सिटीजन की। जैसे कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम को, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ की सोवरेनिटी, यानी कि यहाँ पे किसी और का डोमिनेंस ना हो, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे इंडिया, मतलब जो हमारी कंट्री इंडिया इसकी, यानी कि हम इसको एक बनाए रखेंगे, और इसकी इंटीग्रिटी यानी कि इसको कभी बिखरने नहीं देंगे। इसका प्रमोट करेंगे ब्रदरहुड को, यानी कि आपस में हम प्यार से रहेंगे, कितने भी यहाँ पे सेक्ट क्यों ना रहते हो आपस में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल चीज़ें अफसोस उल्टी हो रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी कल्चर के यहाँ पे हेरिटेज साइट हैं उनको हमें मेंटेन बना के रखना है, ऐसा नहीं उनको खराब कर दिया जाए, ठीक है। जो हेरिटेज साइट है यहाँ पे, चाहे वो ताजमहल हो या कोई मंदिर क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्चर है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो रिमाइंडर है किस चीज़ के लिए, कि सिटीजन क्या है, एंजॉय कर सकता है अपने राइट को, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहना चाहिए, अवेयर भी रहना चाहिए कि जो ड्यूटी है ना अपनी कंट्री और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करें, ठीक है। और DPSP की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, हाउएवर लाइक DPSP ड्यूटीज़ आर आल्सो नॉन जस्टिकेबल इन नेचर। जैसे DPSP क्या है, नॉन जस्टिकेबल है, और उसी प्रोसीजर में ये भी आपके नॉन जस्टिकेबल है। अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, पता आपको, आप इनको वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं, नॉन जस्टिकेबल है। इनकेस देखिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इजीली। ओके, PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा हैंडल अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं।
और इन द लास्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।